Hello students, welcome back. Students, till now we have discussed about financing decision and investment decision. What do we mean by financing decision and what do we mean by investment decision? And what are the factors which affect the choice of financing decision and investment decision? Okay, students, today we will discuss about the next financial decision, that is dividend decision. डिविडेंड क्या होता है बेटा? किसी भी कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसे कोई कंपनी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है पर शेयर, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको हम? डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी में जितना भी लाभ हुआ है, जितना नेट प्रॉफिट हुआ है, उस नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा तो शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाए और कितना हिस्सा बिज़नेस के अंदर ही रिटेन किया जाए, जिससे कि बिज़नेस की फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को हैंडल किया जा सके, बिज़नेस की फर्दर फ्यूचर ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। इसमें बेसिकली इसको हम डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन भी बोल देते हैं कि बिज़नेस में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को का कितना हिस्सा बिज़नेस के रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिज़नेस का जर्नल रिज़र्व बोलते हैं। कितना पैसा जो है वो रिज़र्व के अंदर मेंटेन किया जाए, जिससे फ्यूचर में बिज़नेस के चैलेंजेस जो भी हैं उनको ओवरकम कर सके, बिज़नेस की जो फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके। तो ना तो ऐसा होता है कि सारा का सारा प्रॉफिट भी रिटेन नहीं किया जा सकता और ना ही सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है। प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है और प्रॉफिट का एक पार्ट बिजनेस में रिटेन किया जाता है। तो नेट प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितना पार्ट बिजनेस के द्वारा जर्नल रिजर्व के अंदर मेंटेन किया जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ the important question is, what are the important factors to be considered while taking dividend decision? कोई भी कंपनी जब ये डिसाइड करती है कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितना पार्ट जो है वो जर्नल रिजर्व के अंदर मेंटेन किया जाएगा, तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते समय हम कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, कुछ फैक्टर्स को दिमाग में रखते हैं। उन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए ही हम ये डिसाइड करते हैं कि बिज़नेस के नेट प्रॉफिट का कितना पार्ट हम शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेंगे और कितना पार्ट बिज़नेस के अंदर ही रिटेन करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आपका अर्निंग। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होता है इसके अंदर? अर्निंग। व्हाट इज़ द नेट अर्निंग ऑफ बिजनेस? ये तो कॉमन सेंस या बिल्कुल कॉमन पॉइंट है कि जिस बिज़नेस के अंदर अर्निंग ज़्यादा होती है तो उसके बिज़नेस में क्या होगा? शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जिन बिज़नेस के अंदर अर्निंग कम होती है उन बिज़नेस के अंदर डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी बिज़नेस के अंदर नेट प्रॉफिट 1 लाख है, तो हो सकता है कि बिजनेस जो है वो मैक्सिमम 80,000 या 90,000 के आसपास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वहीं अगर किसी बिज़नेस के अंदर 10 लाख का नेट प्रॉफिट है तो बिज़नेस 7 लाख या 8 लाख तक का भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। किसी बिज़नेस के अंदर नेट प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ है तो बिज़नेस जो है वो 70 to 80 लाख तक भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। दैट मीन डिविडेंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। जितना ज़्यादा अर्निंग उतना ही ज़्यादा डिविडेंड होगा और जब अर्निंग ही नहीं होगी तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस में डिविडेंड डिसीजन के अंदर, दैट इज़ अर्निंग। जिन बिजनेस के अंदर अर्निंग ज़्यादा होगी तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, अर्निंग कम होगी तो डिविडेंड कम मिलेगा। सिंस डिविडेंड इज़ पेड आउट फ्रॉम द करंट अर्निंग। करंट अर्निंग में या प्रीवियस अर्निंग में से ही डिविडेंड यूजुअली दिया जाता है। सेकंड आता है इसके अंदर बेटा, दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, बिजनेस की अर्निंग स्टेबल है या नहीं है। दैट मीन अगर किसी बिजनेस के अंदर अर्निंग स्टेबल है, यानी कि वहाँ पर हर साल लगभग
एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है, कंसिस्टेंट और लगभग इक्वलेंट प्रॉफिट होता है। मान लो इस साल प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख, अगले उससे पिछले साल प्रॉफिट था 4.5 लाख, 4.5 लाख है, उससे पिछले प्रॉफिट था 4.75 लाख, उससे पहले प्रॉफिट था 5.25 लाख। तो दैट मीन जो प्रॉफिट है वो नियरली इक्वल है। तो जिन बिजनेस के अंदर अर्निंग स्टेबल होती है, अर्निंग की रेगुलरिटी होती है, उन केसेस के अंदर क्या है, बिजनेस डिविडेंड रेट हाई रख सकते हैं। अदरवाइज जिन बिजनेसेस के अंदर डिविडेंड रेट लो होता है, जिन बिजनेसेस के अंदर डिविडेंड रेट लो होता है, दैट मीन अर्निंग अनस्टेबल होती है। मान लो किसी साल प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख और उससे अगले साल प्रॉफिट हुआ 10 लाख, उससे अगले साल प्रॉफिट हो रहा है हम कह सकते हैं 6 लाख। दैट मीन अर्निंग स्टेबल नहीं है, अर्निंग में काफ़ी फ्लक्चुएशन है, कभी ज़्यादा कभी कम। अब क्या होता है बेटा, अगर किसी साल मान लो बिजनेस में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया ₹5 पर शेयर, अब उसमें क्या है, कंपनी अगर अगले साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को ₹4 पर शेयर, उस केस में क्या होगा, किसी भी कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती है कि इस साल तो कंपनी ने लास्ट ईयर प्रॉफिट ज़्यादा दिया था, डिविडेंड ज़्यादा दिया था, इस साल कंपनी डिविडेंड कम दे रही है। तो जिन बिजनेसेस के अंदर अर्निंग स्टेबल नहीं होती, इसमें फ्रैक्शन होता है, उस केसेस में कंपनी यूजुअली डिविडेंड रेट लो रखती है, ताकि अगर किसी साल प्रॉफिट कम भी हो तो उस साल रिसेंट ईयर के जो प्रॉफिट थे उसके अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जा सके, एक कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया जा सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर अर्निंग रेट स्टेबल है तो डिविडेंड रेट हाई होगी, अर्निंग अगर अनस्टेबल है उस केस में बिजनेस के थ्रू लो रेट के ऊपर या लोअर जो डिविडेंड है वो पे किया जाता है। थर्ड वन इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन कौन करता है कि बेटा किसी बिजनेस के अंदर कैश की पोजीशन क्या है, कैश का फ्लो, बिजनेस के अंदर नेट कैश अवेलेबिलिटी क्या है, बिजनेस के अंदर कैश ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है या कैश कम अवेलेबल है। मान लीजिए अगर किसी बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन इसका मतलब बिजनेस के अंदर काफ़ी मात्रा में लिक्विड कैश अवेलेबल है, जिससे शेयर होल्डर्स, तो जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको ईजिली इंटरेस्ट का पे किया जा सकता है, शेयर होल्डर्स को ईजिली डिविडेंड की पेमेंट किया जा सकती है। अगर बिजनेस में कैश ही नहीं है, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ उनको अपने ग्रोथ में या दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन अब बिजनेस के अंदर कैश अवेलेबल नहीं है, उस केस में बिजनेस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कहाँ से पे करेगा, नहीं कर सकता। तो अगर किसी बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन बिजनेस के अंदर प्लेंटी के अंदर कैश अवेलेबल है, उस केस में बिजनेस शेयर होल्डर्स को ईजिली कैश पे कर सकता है। उस केस में डिविडेंड यूजुअली ज़्यादा होता है। अगर बिजनेस के अंदर कैश फ्लो पोजीशन वीक है, दैट मीन बिजनेस ने जो भी कैश था वो सारा फर्दर इन्वेस्ट किया हुआ है, बिजनेस में लिक्विड कैश अवेलेबल नहीं है, उस केस में बिजनेस के अंदर डिविडेंड की जो रेट होती है वो यूजुअली क्या होती है, लो होती है। क्लियर है। नेक्स्ट वन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। बेटा आपने शायद इकोनॉमिक्स में भी कभी पढ़ा होगा, किसी बिजनेस की एक जर्नल लाइफ साइकिल बोलते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली 4 स्टेजेस होती है। जिस बिजनेस की जो लाइफ साइकिल होती है उसे हम बेसिकली 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। दैट इज, सबसे पहले होता है उसके अंदर इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड होता है उसमें ग्रोथ स्टेज, फिर आता है उसके अंदर मैच्योरिटी स्टेज, फिर क्या आता है इसके अंदर मैच्योरिटी स्टेज, और लास्ट होता है इसके अंदर डिक्लाइन स्टेज। अगर कोई बिजनेस नया है, प्रोग्रेसिव मोड में है, लगातार ग्रोथ कर रहा है, तो उस केस में बिजनेस को ज़्यादा कैश की, ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी हमारे पास प्रॉफिट होते हैं, उन प्रॉफिट्स को बिजनेस के फर्दर एक्सपेंशन के लिए हम दूसरे सोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे बिजनेस के अंदर यूजुअली कैश हमारे पास कम अवेलेबल होता है। तो अगर किसी बिजनेस के अंदर फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है तो बिजनेस को उसके हिसाब से ज़्यादा कैश में रिजर्व में रखना पड़ता है। उस कंडीशन में हम जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर किसी बिजनेस जो है वो अपनी एक मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है, बिजनेस में फर्दर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज अब नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी स्टेज। उस केस में बिजनेस को ज़्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फर्दर ग्रोथ के स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस के द्वारा जो भी हम कैश है वो कम रखा जाएगा, और ज़्यादा जो भी प्रॉफिट हुआ है वो उसका ज़्यादातर पार्ट हम शेयर होल्डर्स में ही
डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है इसके अंदर टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है बेटा कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने जो टैक्स की रेट है, टैक्स की रेट जो है कॉर्पोरेट टैक्स की रेट क्या है, उसका भी डिविडेंड के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम सपोज करें कि टैक्स की रेट जो है फ़िलहाल वो है 30%। अब बिजनेस को मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ 1 लाख। अब 1 लाख में से नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 लाख माइनस 30% दैट इज 70,000। और वही अगर हम कहें कि टैक्स की जो रेट है वो क्या है 20% है, उस केस में नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1 लाख माइनस 20% दैट इज 80,000। तो दैट मीन अगर टैक्स रेट हाई है तो हमारे पास नेट अर्निंग कम बचेगी, उस केस में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और टैक्स रेट अगर लो है उस केस में क्या होगा, नेट टैक्स काटने का हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा बचेगा, उस केस में हम शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अमाउंट के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आया? नेक्स्ट है इसके अंदर आता है बेटा आपका एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी मार्केट गुडविल काफ़ी अच्छी है और जिसको मार्केट से इजीली कैश अवेलेबल हो जाता है, जो मार्केट से इजीली जब चाहे मार्केट से लोन के रूप में या अदर मोड के अंदर कैश अरेंज कर सकता है, उस केस में क्या होगा, कंपनी जो है वो ज़्यादा रिजर्व में पैसा रिजर्व में मेंटेन नहीं करेगी और शेयर होल्डर्स में ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अगर कोई कंपनी जिसकी मार्केट गुडविल लो है, जिसको मार्केट से इजीली कैश अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसको मार्केट से इजीली लोन नहीं मिल पाता, उस केस में क्या होगा, कंपनी को ज़्यादा मात्रा में कैश अपने रिजर्व में रखना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी टाइम में मार्केट में पैसा हमें नहीं मिल पाएगा। तो अपने रिजर्व के अंदर हम ज़्यादा कैश मेंटेन करेंगे और जब हमारे रिजर्व में ज़्यादा कैश मेंटेन किया जाएगा तो उस केस में शेयर होल्डर को डिविडेंड कम पे किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है कि कई बार जब बिजनेस है मार्केट से लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं वो ऑब्टेन करता है, तो कई बार जो फाइनेंसर्स जो हैं या हम कहते हैं डिवेंचर होल्डर्स हैं, वो कंपनी के आगे टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि सबसे पहले आप हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट किए बगैर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान नहीं कर सकते। उस केस में कंपनी पहले बाउंडेड होती है कि कंपनी को पहले डिवेंचर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है, उसके बाद ही वो जो प्रॉफिट इंटरेस्ट की पेमेंट करने का जो पैसा बचता है उसी में से ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाता है। तो कंपनी अगर इस प्रकार किसी कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई है तो पहले अदर लायबिलिटीज का पेमेंट की जाएगी, उसके बाद में जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसी में से ही कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने के लिए या डिविडेंड देने के लिए एलिजिबल हो पाती है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज लीगल रेस्ट्रिक्शन। लीगल रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर फिलहाल जो एक्ट लागू है वो कौन सा है, कंपनीज के रिगार्डिंग कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट जो 2013 है उसके अंदर भी डिविडेंड की पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं कि जैसे हम कहते हैं कि कंपनी कोई भी कंपनी जो है उसके पास इस परसेंटेज के अंदर कैश का होना चाहिए जिससे कि वो डिविडेंड दे सके। जो भी कंपनी का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है उस डिविडेंड से कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांट दें, कंपनी के अंदर लिक्विडिटी
ना रहे, जिससे कि लिक्विडिटी ना होने से कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने में अपने आप को इनकेपेबल फील करने लगे। तो कुछ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कंपनी के ऊपर बाउंडेशन डालते हैं कि किस अमाउंट से ज़्यादा हम या किस परसेंटेज से ज़्यादा हम डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लीगल रेस्ट्रिक्शन। सो स्टूडेंट्स, दीज आर मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स the dividend decision of company, that is net earning of company, more earning more dividend, less earning less dividend, stability of earning। तो अर्निंग अगर स्टेबल है तो डिविडेंड हाई होगा, अगर अर्निंग में स्टेबल नहीं है उस केस में यूजुअली डिविडेंड रेट लो रखी जाती है। कैश फ्लो पोजीशन, अगर बिजनेस के अंदर प्लेंटी में कैश अवेलेबल है उस केस में ज़्यादा डिविडेंड, और कैश फ्लो पोजीशन अगर वीक है उस केस में डिविडेंड भी लो पे किया जाता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर कोई बिजनेस अपनी ग्रोथ स्टेज के अंदर है, फ्यूचर में भी फर्दर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस केस में बिजनेस जो है ज़्यादा पैसा रिजर्व में रखता है और शेयर होल्डर्स में हम डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अपोजिट अगर किसी बिजनेस की अब मैच्योरिटी स्टेज पे है, फर्दर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो ज़्यादा कैश मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं होता, उस केस में हम ज़्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टैक्सेशन पॉलिसी। किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, टैक्स रेट हाई है या लो है, उसका भी डिविडेंड की पेमेंट भी काफ़ी इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट अगर हाई है तो इंटरेस्ट की टैक्स की पेमेंट के बाद नेट प्रॉफिट का अमाउंट कम बचता है, उस केस में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम छूट जाता है। और टैक्स रेट लो है तो टैक्स की पेमेंट करने के बाद भी नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, उस केस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड पे किया जा सकता है। इसके बाद होता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर किसी कंपनी की मार्केट रेपुटेशन काफ़ी हाई है जिस वजह से वो जब चाहे मार्केट से इजीली कैश अरेंज कर सकता है, उस केस में उसे ज़्यादा पैसा रिजर्व में रखने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर किसी कंपनी की मार्केट रेपुटेशन लो है और मार्केट से इजीली कैश ऑब्टेन करने में कैपेबल नहीं है, उस केस में कंपनी को ज़्यादा कैश मेंटेन अपने रिजर्व में रखना पड़ता है ताकि इमरजेंसी में उस कैश का इस्तेमाल किया जा सके। तो उस केसेस में हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम पे करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, जिसके अकॉर्डिंग जो भी अदर हम कहते हैं डिवेंचर होल्डर्स हैं या जिनसे कंपनी ने बैंक्स वगैरह हैं जिनसे लोन के रूप में कैपिटल ओपन किया है, तो वो अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग उन लायबिलिटीज़ की पेमेंट के बाद ही हम डिविडेंड का भुगतान कर सकते हैं। बिना डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट किए, बिना बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट किए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जा सकता। और एक होता है लीगल रेस्ट्रिक्शन। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर भी कुछ प्रोविजंस मेंटेन किए गए हैं। डिविडेंड का भुगतान करते समय उन प्रोविजंस को दिमाग में रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही डिविडेंड की रेट डिसाइड की जाती है। डिविडेंड इतना ना हो कि जिसने इतना पे ना कर दें कि कंपनी की लिक्विडिटी ही अफेक्ट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीगल रेस्ट्रिक्शन। क्लियर है बेटा? दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। इन द नेक्स्ट वीडियो now we will discuss about financial planning. Till then, goodbye.